जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी समाज विज्ञान की 1000 प्रश्नों की जो महासीरीज चल रही थी, उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम सेशन की। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सेशन की क्या करते हैं बेटा, हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा 133 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। 133 के बाद हमारा जो क्वेश्चन है 134 नंबर का है। इसका आपको क्या देता चलना है, आंसर देना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा एक शिलालेख में, ध्यान सुनना है, एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के एक सुल्तान को ईश्वर ने इसलिए चुना गया क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान जैसे गुण थे। वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? तो बेटा क्या वो सिकंदर लोदी का था, क्या वो फिरोज शाह तुगलक था, या बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी था? देखिएगा जो हम सिकंदर लोदी की बात करते हैं, सिकंदर लोदी बहलो लोदी का कौन था बेटा, पुत्र था। बहलो लोदी का कौन था, पुत्र था। बहलो लोदी का कौन था, पुत्र था। और बहलो लोदी वंश का कौन था, संस्थापक था। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था बेटा? तो याद रखना है क्या, बहलो लोदी था। और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था क्या, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1605 में, ध्यान रखना, 1605 में आगरा नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है सिकंदर लोदी ने की थी। और मौट की मस्जिद, झांसी के पास एक मौट है, मौट की मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? ध्यान रखना सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी खूबसूरत दिखने के लिए क्लीन शेव रखता था। क्या करता था बेटा? क्लीन शेव। ऐसा कौन सा शासक है जो खूबसूरत दिखने के लिए क्लीन शेव रखता था? बाकी सब लोग क्या रखते थे, बियर्ड या दाढ़ी रखते थे। तो वो कौन सा शासक है? तो सिकंदर लोदी है। दूसरा आता है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक जो था वो एमबीटी का मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था बेटा? चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की क्या की थी? स्थापना की थी। 300 नगरों की क्या की थी? स्थापना की थी। इसी फिरोज शाह तुगलक ने ठीक है ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़वाकर ठीक है कसाई मंडी में मांस तोलने के लिए बेच दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा है बलबन याद रखना है गुलाम वंश का एक ऐसा शासक था जो हर सुल्तान के शासन में रहा है और एंड में कौन बनता है? सुल्तान बनता है। वृद्ध अवस्था में एक सुल्तान बनता है और इसने फारस की परंपरा पर, ध्यान रखना, फारस की परंपरा पर अपना शासन किया था। फारस की परंपरा पर अपना इसने शासन प्रारंभ किया और 2 परंपराएं चलाई थी इसने, सिजदा एवं पायबोस। ध्यान रखना सिजदा एवं पायबोस। क्या याद रखना बेटा? सिजदा एवं पायबोस। सिजदा एवं पाबोस प्रारंभ किया था। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने सिर को झुकाना और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। जो भी उसके दरबार में आता तो सलाम करना पड़ता था और उनके चरणों को चूमना पड़ता था। तो एक प्रथा ये प्रारंभ की थी और दूसरी की थी लोहे रक्त की नीति। तो याद रखना लोहे रक्त की नीति प्रारंभ किसने की थी? लोहे रक्त की नीति। तो ध्यान रखना लोहे रक्त की नीति जो प्रारंभ की थी वो की थी किसने? बलबन ने की थी। ओके, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा क्या? अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या होगा बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का दूसरा शासक था जिसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत का अभियान किया था। और दक्षिण भारत का अभियान किया था, इसका एक सेनापति था, हिजड़ा था, जिसको 1000 दीनार कहते थे, मलिक काफूर। क्या नाम याद रखना बेटा? मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का अभियान किया। वहीं से कोहिनूर हीरा किसको प्राप्त हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा भी किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की थी। ठीक है, और हुलिया बदलने की प्रथा भी किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्लियर है? ओके, चलेगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? अलाउद्दीन खिलजी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चाहर बाग का स्थल नहीं है? तो मुगल शब्द आ गए, हुमायूं का मकबरा तो है, शालीमार बाग है, लाल महलवारी है। कौन सा ऑप्शन नहीं है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा बेटा? कुब्बत उल इस्लाम।
तो कुब्बत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद थी। बनाई गई भारत में पहली मस्जिद थी। ध्यान रखना, कौन? कुब्बत उल इस्लाम, पहली मस्जिद थी। ठीक है, तो ध्यान रखना किसके द्वारा बनाई गई थी बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था बेटा? गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था बेटा? गुलाम वंश का संस्थापक था। इसको हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई है, कुरान ख्वां की उपाधि दी गई, क्योंकि सुरीले स्वर में कुरान की क्या करता था बेटा? उसको पाठ करता था, इस वजह से इसको कहा गया है कुरान ख्वां कहा गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की क्या रखी थी बेटा? नींव रखी थी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुब्बत उल इस्लाम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूफी संत, ध्यान रखना, सूफी संत जो है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं बेटा? सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह। जो ऐसे संत होते हैं जो बहुत जानकार होते हैं, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक जगह उनको क्या कर दिया जाता है? उनको समाधि बना दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मकबरा कहते हैं। मकबरे को क्या बोलेंगे? उसको हम बेटा दरगाह के रूप में जानते हैं। और सभी लोग वहां पर मन्नत के रूप में मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे अजमेर में चिश्ती, जो हमारे चिश्ती जी हैं, उनकी दरगाह है। कहां पर है बेटा? अजमेर में है। दूसरा है ईदगाह। ईदगाह का मतलब होता है इस्लाम धर्म के लोग एक जगह एकत्रित होकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। उस स्थल को बोलते हैं क्या? हम ईदगाह कहते हैं। बेटा गुलफ रोशन क्या कहलाता है? गुलफ रोशन एक त्योहार का नाम है। क्या है बेटा? एक त्योहार का नाम होता है। कौन? गुलफ रोशन। क्या होता है? गुलफ रोशन एक क्या है? त्योहार का है। और दिल्ली के मेहरौली में ये त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दरगाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरगाह। ओके, चल अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के राष्ट्रवादी नेता थे? जो नमक सत्याग्रह के राष्ट्रवादी नेता थे, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? नहीं। दूसरा सी राजगोपालचारी थे। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी। ध्यान रखना, जब भारत आजाद हो गया था तो स्वतंत्र भारत के, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय कौन थे बेटा? तो सी राजगोपालचारी थे। कौन थे बेटा? सी राजगोपालचारी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप जानते ही हो, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते ही हो। राजगोपालचारी आपको पता चल गया। एक होती है पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री जो रामल्लू हैं वो कहां पर बेटा? तमिल के क्षेत्र में। ध्यान रखना, जो तमिल वाला इलाका है, तमिल दक्षिण वाला इलाका, तमिल के क्षेत्र में, ठीक है, भाषाई आधार पर मांग करने वाले व्यक्ति थे, जिनकी अनशन पे बैठे और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो 1953 पे एक नए राज्य का गठन होता है, जिसका नाम होता है क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या नाम होता है बेटा? आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है बेटा? आंध्र प्रदेश है, जिसकी मांग किसने की थी? पोट्टी श्री रामल्लू ने की थी, जो कि अलग एक भाषाई राज्य की क्या करना चाहते थे? स्थापना करना चाहते थे। ओके, चलिएगा, ठीक है। नमक सत्याग्रह आपको पता ही है, स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब स्टार्ट हुआ था वो भी याद रखना है, कब स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर हम बात करेंगे 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ किया गया था। कौन? नमक सत्याग्रह। ठीक है, और सबने अवज्ञा आंदोलन जो था वो 12 मार्च से, कब से बेटा? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक चला था सबने अवज्ञा आंदोलन। वो खत्म हुआ और स्टार्ट हुआ कौन? नमक सत्याग्रह। ओके, चल अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। तो बेटा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे बेटा? भीमराव अंबेडकर थे। और ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो याद रखना है क्या? संविधान सभा के
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे बेटा? स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। और इसमें प्रमुख बहुत सारी क्या समिति बनाई गई थी, जिसमें प्रमुख समिति कौन थी बेटा? तो ध्यान रखना कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। ठीक है, इसी को बोलते हैं मसौदा समिति। क्या बोलते हैं इसको हम? मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमीशन या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। किसको? प्रारूप समिति को। कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? बेटा 7 सदस्य थे। कौन थे बेटा? 7 सदस्य थे। के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे। कुल मिलाकर कितने थे बेटा? 7 लोग थे, है ना। जब समय मिलेगा तो हम 7 के नाम भी बता देंगे आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं? पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करते हैं? क्या तहसीलदार करते हैं? ग्राम पंचायत का क्या सरपंच करता है? गलत। जिला कलेक्टर करते हैं? नहीं। क्षेत्र के थाने का SHO करता है? नहीं। कौन करते हैं बेटा? तहसीलदार करते हैं। कौन करते हैं? तहसीलदार करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तहसीलदार हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? देखिएगा, 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको खत्म कर दिया गया था और पूरे अधिकार जो दी गए थे किसको दी गए थे? ताज को दी गए थे। अधिकार किसको दिए गए थे? ताज या क्राउन को दिए गए थे। किसको दिए गए थे बेटा? क्राउन को। तो क्राउन के द्वारा बनाया गया पहला एक्ट कौन सा आया था? तो ध्यान रखना 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। कौन सा आया था बेटा? 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। इसके बाद 1861 का आया। ठीक है, बहुत छोटे मोटे बहुत सारे आए। फिर ध्यान रखना एक आता है 1909 का। 1909 का आता है मार्ले मिंटो। कौन आता है बेटा? मार्ले मिंटो अधिनियम। कौन आता है बेटा? मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। इस एक्ट के तहत सबसे पहले मुस्लिम संप्रदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ। वोट देने का अधिकार सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना किसको? याद रखना किसको बेटा? मुस्लिम संप्रदाय को। ओके, चल अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन असम में पाइक, एक पाइक क्या है? एक जनजाति का नाम है बेटा। क्या है बेटा? जनजाति है जो कहां पर निवास करती है? असम में। एक होती है अहोम जनजाति। असम में कौन सी है बेटा? अहोम जनजाति है। तो ध्यान रखना जो पाइक है वो क्या थी बेटा? तो ध्यान रखना क्या बलात मजदूर थे? बागान में काम करने वाले मजदूर थे? नहीं। पानी लाने वाले मजदूर थे? नहीं। अनिवार्य रूप से सेना के सदस्य थे? नहीं। बलात मजदूर थे। कौन थे बेटा? बलात मजदूर थे। ध्यान रखना जो बलात श्रम को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बेटा? वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। इसके लिए आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 23 है। कौन सा है बेटा? आर्टिकल नंबर 23 है। ठीक है, जिसका बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम एक्ट है 1976 के तहत इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है कि बलात् श्रम को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर हमारा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगा सकते हैं? देखिएगा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, देखो महाभियोग के किसके द्वारा लगा सकते हैं? तो ध्यान रखना बेटा संसद के द्वारा। अब संसद में कौन होते हैं? संसद में है कौन? एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है और एक होती है कौन? प्रेसिडेंट। ध्यान देना, राष्ट्रपति पर अब महाभियोग की प्रक्रिया लाना है। ध्यान सुनना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लाना है तो किसी भी सदन में ध्यान रखना, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हमें लोकसभा राज्यसभा में आना, वो क्या नाम, इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाना पड़ता है तो 14 दिन पहले, कितने दिन पहले बेटा? 14 दिन पहले
राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है बेटा, सूचित करना पड़ता है। किसको, जिस सदन में आ रहा है तो उस सदन के द्वारा एक लेटर भेजा जाता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए, आपके ऊपर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। ठीक है, या तो आप स्वयं उपस्थित होइए या तो अपने प्रतिनिधि को उपस्थित कर दीजिएगा। कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है बेटा, 14 दिन पहले। ओके, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, संसद। और संसद में कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ले रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, आर्थिक क्रिया या तृतीय क्रिया। देखो हम बात करते हैं, क्रियाएं कितनी होती हैं, 3। एक होती है प्राथमिक सेक्टर, हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है बेटा प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर। दूसरा होता है द्वितीयक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर। और तीसरा होता है क्या, हमारा तृतीयक सेक्टर। क्या होता है, तृतीयक सेक्टर। देखिएगा, प्राथमिक सेक्टर में क्या आते हैं, जो पर्यावरण से या भूमि से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, पर्यावरण या प्रकृति से या भूमि से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे कृषि हो गया, वो वन है, कृषि है, वन है। ठीक है जी, हमारे क्या है, हमारा डायरेक्ट। जैसे हमने बात की, क्या है बेटा, गेहूं। सबसे पहले क्या होगा, गेहूं होगा। तो गेहूं क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। अब गेहूं से हमें क्या बनाना है, बिस्किट बनाना है। तो जब बिस्किट बन जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो द्वितीय क्षेत्र में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के विनिर्माण, प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र का विनिर्माण। प्राथमिक क्षेत्र का विनिर्माण जिसमें होगा, जैसे हम बात करेंगे दूध से, ध्यान रखना, दूध से पनीर बनाना, क्या हो जाएगा, हमारा द्वितीय सेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूध क्या हो गया, हमारा प्राकृतिक हो गया। ठीक है, प्रकृति को प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है। यहां से में क्या प्राप्त होगा, दूध से क्या बन जाएगा बेटा, दही बन जाएगा। ओके, दूध से क्या बन जाएगा, हमारा दही बन जाएगा। जैसे गेहूं से क्या बनाना है, बिस्किट बनाना है। क्या बनाना है, गेहूं से बिस्किट। जैसे गन्ना से क्या बनाना है, शक्कर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, गन्ना से शक्कर। जैसे हम बात करें कपास से क्या बनाना है, कपड़े बनाना है। तो कपड़े हो जाएंगे क्या, हमारा द्वितीय। और तृतीय सेवा में आते हैं क्या, सेवा क्षेत्र वाले, सेवा क्षेत्र। जैसे परिवहन हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा पढ़ाना प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। तो बेटा हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो हम किस सेक्टर में आएंगे, तृतीयक सेक्टर में आएंगे। किस सेक्टर में आएंगे, तृतीयक सेक्टर में आएंगे। ओके, चलिएगा अब हमारे आंसर पे आ जाएंगे। आंसर क्या कह रहा था, अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया क्या कहलाती है, द्वितीयक सेक्टर कहलाती है। जैसे मैंने बताया ना, कपास से क्या बनाना है, कपड़ों को बनाना है। गन्ना से क्या बनाना है, शक्कर का निर्माण करना है। तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, अपना द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिएगा, सबसे प्रसिद्ध और मजबूत समूह तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था, तो ध्यान रखना बेटा, इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, तुर्कान ए चहलगानी का जो गठन किया था वो किसने किया था बेटा, इल्तुतमिश। देखिएगा, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश है, वो दिल्ली सल्तनत का कौन था बेटा, वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का कौन था, वास्तविक सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्यों, क्योंकि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, राजधानी किसको बनाया था, लाहौर से राजधानी कहां लाया था भैया जी, लाहौर से लाया था, कहां पर, दिल्ली। और इसको गुलाम का गुलाम कहा गया। क्या कहा गया बेटा, इसको गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम। पहला शासक था जिसने भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया था। मंगोल आक्रमण, चंगेज खां से बचाया था किसने, इल्तुतमिश से। मंगोल आक्रमण से, मंगोल आक्रमण से कौन से शासक ने भारत को बचाया था, तो याद रखना कौन सा था बेटा, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने एक चालीसा का गठन किया था जिसको बोलते थे तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी, इसको बोलते थे चालीसा। इसमें इसके विश्वास पात्र, ध्यान रखना, इसमें विश्वास पात्र
40 सरदार रहते थे। क्या रहते थे बेटा? 40 सरदार इसमें क्या करते थे? रहते थे। इसी का सदस्य था कौन? आगे चलकर जो बलबन सुल्तान बनता है, बलबन भी इसी तुर्कान ए चहलगानी का एक सदस्य था। कौन? बलबन था। तो किसने शुरुआत की थी? तो ध्यान रखना बेटा, इल्तुतमिश ने की थी। और इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था क्या? रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो बलबन तो पता नहीं है। ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक पता ही है। ठीक है, और जो गौरी था, गौरी का गुलाम कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गौरी की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अपने जो क्षेत्र थे वो सौंप कर चले जाते हैं, लेकिन वो क्या है, एक सुल्तान के रूप में राज्य नहीं करते। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाहौर में चौगान खेलते हुए लाहौर में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका गुलाम बनता है कौन? इल्तुतमिश, जो बनता है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। ठीक है, और याद रखना एकता प्रथा भी किसने प्रारंभ की थी? एकता प्रथा भी किसने प्रारंभ की थी? तो एकता प्रथा भी जो प्रारंभ की थी वो सी के शासनकाल में हुई थी। और याद रखना, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में, ध्यान रखना, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। और तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी हार गए। फिर 1100 कब हुआ था? 92 में, 92 में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, और भारत में मुस्लिम सत्ता की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी बात। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ध्यान रखना बेटा, राज्यसभा में अधिक से अधिक 245 सदस्य होते हैं। कितने होते बेटा? 245 होते हैं। देखिएगा, 233 प्लस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं बेटा? मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। जो साहित्य से संबंधित हो, ठीक है, जो कला से संबंधित हो, ठीक है, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? 245, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर किसमें है? राज्यसभा का, याद रखना 80 में है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है? तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री होता है, जिसका आर्टिकल नंबर कौन सा है? 74 है। सत्ता दल का जो नेता होता है वो कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या कौन करते हैं बेटा? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं बेटा? राष्ट्रपति करते हैं। ओके, सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो प्रमुख होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सभापति कहते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का कौन होता है? सभापति होता है। उपाध्यक्ष को पता ही होगा, और राष्ट्रपति आपको पता होगा, आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है कि भारत का एक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करवाता है? राज्यसभा चुनाव सदस्यों का चुनाव, देखो यहाँ पर बेटा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव क्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता करवाते? नहीं। लोकसभा के सदस्य करवाते? नहीं। विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता मतलब अपन लोग करवाते? नहीं। विधानसभाओं के सदस्य करवाते हैं, जिनको हमने चुना है वो कहलाते हैं क्या? जनप्रतिनिधि, जिनको बोलते हैं क्या? विधायक। विधायक क्या करते हैं? वोट डालने का काम करते हैं। किसको चुनने के लिए? राज्यसभा के सदस्यों को। और पता है ना आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है बेटा? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का। 1/2 लोग क्या करते हैं? ठीक है, 1/3, 1/2, 1/3 नहीं, 1/2 लोग क्या करते हैं? बदलते जाते हैं। ठीक है, 2-2 साल में। तो ध्यान रखना इसका। राज्यसभा को क्या कहते हैं? बुजुर्गों की सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुजुर्गों की सभा। और इसी बोलते हैं स्थायी सदन। स्थायी सदन भी किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, स्थायी सदन भी किसको कहते हैं? स्थायी सदन भी किसको कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर किसमें है? आर्टिकल नंबर किसमें बेटा? आर्टिकल नंबर 80 में है। किसमें बेटा? 80 में है। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई? चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दें।
कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1930 को गलत, 26 जनवरी 1930 को। देखो 26 जनवरी 1930 को भारतीय लोगों ने या कांग्रेस ने, भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और कौन सा अधिवेशन था बेटा? लाहौर अधिवेशन। ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि के दिन, मध्य रात्रि के दिन तिरंगा फहराकर, तिरंगा फहराकर क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या मनाया था बेटा? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस वजह से 26 जनवरी जो तिथि है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यही कारण है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने क्या मनाया था? स्वतंत्रता मनाई थी। क्या मनाई थी बेटा? स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता हम लोगों को मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इस तिथि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को क्या मनाने लगे? जब से क्या मनाने लगे बेटा अपनों ने? गणतंत्र दिवस मनाने लगे। ओके, अगला, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। कहां पाए जाते हैं बेटा? अंडमान निकोबार में। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय बचे तो हो गया ना। लौटते समय, देखा ना, लौटते समय आर्द्र पवनें बहती हैं। लौटते समय, लौटते मानसून के समय, ध्यान रखना, लौटते मानसून के समय जो आर्द्र पवनें वो कहां से होती हैं बेटा? तो ध्यान रखना, कहां से जाती हैं लौटते समय? स्थल से कहां जाती है बेटा? समुद्र की ओर। कहां जाती है? स्थल से कहां की ओर जाती है? समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि स्थल पर तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो हवाएं क्या होंगी? उठेंगी, और उठेंगी तो पहाड़ से टकराते हुए कहां जाएंगी? कहां पर जाएंगी? समुद्र में जाएंगी, और समुद्र से क्या लेंगी? बाष्प लेंगी, और बाष्प लेकर कहां पर टकराएंगी बेटा? पहाड़ों में टकराएंगी, और क्या करवाती है? वर्षा करवाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा? देखिएगा, नदी बेसिन का मतलब होता है एक मुख्य नदी जा रही है और इसका पानी बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, बहुत क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस पूरे क्षेत्र को कह लेंगे क्या हम? नदी बेसिन। क्या कहेंगे इसको हम? नदी बेसिन कहते हैं। तो कौन सी नदी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बेटा? तो याद रखना, अमेजन नदी कहते हैं। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या बताओगे? नील नदी कहोगे। और मिसिसिपी जो नदी है, मिसिसिपी जो नदी है, ठीक है, और एक है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, 25-25 किलोमीटर तक बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था, वे रहते थे। देखिएगा, वो कहाँ रहते थे? ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम भारत में। ये था भारत का भाग, तो ये था भारत। देखो, तो ये वाला एरिया था ना, इधर रहते थे। कहाँ रहते थे? इधर वाले। तो इस एरिया को बोलते थे क्या हम? उत्तर पश्चिम। क्या रहते? ये उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पर लोग रहते थे, इसको बोलते थे क्या हम? उत्तर पश्चिम भारत में। ध्यान रखना, तो ऋग्वेद में जो आर्य लोग रहते थे, आर्य लोग कौन थे बेटा? आर्य लोग। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 4 है। एक है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद, और एक है हमारे कौन से? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको बोलते हैं क्या? होत्र। यजुर्वेद के बोलते अध्वर्यु। क्या बोलते बेटा? अध्वर्यु। और सामवेद को बोलते उद्गाता। पुरोहित के नाम बता रहे हैं, ठीक है। और अथर्ववेद के जो पुरोहित होते हैं उनको बोलते हैं क्या हम? ब्रह्म। क्या बोलते हैं बेटा? हम ब्रह्म कहते हैं। तो याद रखना, जी किसके नाम है बेटा? पुरोहित के नाम है। क्या है बेटा? इनके पुरोहित के नाम है। और ये क्या हमारे? वेद हैं। तो कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं बेटा? 4। जी उनके पुरोहितों के नाम हो गए। ओके, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सबसे नया कौन है बेटा? तो याद रखना अथर्ववेद।
जादू टोना का जो वर्णन होता है वो होता है अथर्ववेद में। देखो वर्षा का रूप नहीं है, वर्षण का रूप नहीं है, वर्षा है, ओस है, हिमपात है, लेकिन आंधी नहीं। आंधी होने पर बादल उड़ जाते हैं और बारिश नहीं कराते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, कुनबी के रूप में जाने जाते थे। कुनबी के रूप में कौन जाने जाते थे, मुझे आंसर बताएं, मुझे कुनबी के रूप में कौन जाने जाते थे? क्या मुगल सैन्य कमांड जानते थे, मराठा कृषक योद्धा जानते थे, क्या सिख योद्धाओं का समूह थे, या जाट वंश के प्रमुख थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, मराठा कृषक। कौन थे, मराठा। और ये मराठा में सबसे प्रसिद्ध जो रहे हैं वो कौन थे बेटा, शिवाजी। कौन थे बेटा, शिवाजी थे। कौन थे, शिवाजी थे। ठीक है, और इस मुगल सेना को सबसे ज्यादा परेशान करने का जो काम किया है वो अंतिम रूप में किसने किया है, ध्यान रखना, मराठाओं ने। किसने किया है, मराठाओं ने। नाक में दम कर रखा था किसके, मुगल सेना की। किसने, मराठाओं ने। क्लियर है। और अपने जो कौन थे वो थे शिवाजी थे। कौन थे बेटा, शिवाजी। अफजल खां को मारने का काम भी किसने किया था, अपने शिवाजी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदा खां के बारे में निम्नलिखित दो कथन ए और बी प्रचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। पहला, बदा खां विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीद जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। क्लियर है। दूसरा, बदा खां पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे, उन पर निर्भर हो सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ए सही है, दूसरा सही हो जाएगा। ए सही और बी गलत। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा मलिक काफूर का, किसका नाम सुना होगा, मलिक काफूर। मलिक काफूर, मलिक काफूर एक कौन था, एक गुलाम था। कौन था बेटा, गुलाम था, जिसको 1000 दीनार में खरीद कर ले आए थे, इसलिए इसको बोलते थे 1000 दीनार। और सबसे बहादुर सेनापति था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। इसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। ध्यान रखना, किसने किया था, दक्षिण भारत का अभियान किया था। किसने, किसने किया था, मलिक काफूर ने। और दक्षिण भारत से कोहिनूर हीरे लाने का काम भी किसने किया था, मलिक काफूर ने किया था। प्रताप रुद्र देव द्वितीय से लाया था। किससे लाया था बेटा, प्रताप रुद्र देव द्वितीय से। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता है? भू राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है? क्या सीता अध्यक्ष होता है? सीता तो भूमि का होता है। लोहा लोहे का होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, सी। समाहर्ता को भू राजस्व विभाग का कहते हैं हम, अधिकारी कहते हैं। ओके, अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में काल में हुआ था? ध्यान रखना, जो बौद्ध संगीति हुई थी उन राजाओं के नाम लिखिएगा। एक तरफ लिख लीजिएगा स्थान, एक तरफ लिख लीजिएगा राजा का नाम, राजा या शासक। ठीक है, आपको याद रखना है, यहां पर शासकों के नाम याद रखना है। आका आका, आज से याद हो जाएगा। अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद एक कालाशोक, कालाशोक। और तीसरा याद रखना है क्या अपन को, आका और आका, आका आका, फिर अशोक, और फिर कौन सा, कनिष्क। ठीक है, जो जाएंगे क्या हमारे राजाओं के नाम, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। ये हुई थी कहां पर, वैशाली में। ठीक है, ये हुई थी कहां पर, हमारी पाटलिपुत्र में। नहीं, इसका नहीं था, वैशाली नहीं था इसका, शायद दूसरी संगीति हुई थी कहां पर, वैशाली में। दूसरी संगीति याद रखना है, वैशाली में। और तीसरी संगीति हुई थी हमारी कौन सी, याद रखना है इसका, कुंडलवन में, पाटलिपुत्र में। थोड़ा याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे है, थोड़ा हम बाद में बता देंगे। ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया जगह के नाम। तो आप लोगों को इनकी याद रखना है क्या, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान रखना बेटा, द्वितीय। देखो, पहली इनके शासनकाल में होती, दूसरी होती कालाशोक के में। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है। मगध पर दूसरा जो वंश था उसका शासक था जी कौन? काला अशोक। अगला, दिल्ली सल्तनत सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी थी। कौन सी बेटा थी? फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत में। ओके। अगला क्वेश्चन, किस काल में कर व्यवस्था का विशिष्ट महत्व था? क्या महाजनपद में था? बिल्कुल नहीं। क्या हड़प्पा सभ्यता में था? बिल्कुल नहीं। वैदिक सभ्यता में था? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? गुप्त काल में कर व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? क्या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था? नहीं। क्या लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना आई थी, जिनको हम 3 जून की योजना कहते हैं? लॉर्ड रिपन के द्वारा ना। राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई थी। ठीक है। हड़प नीति का सिद्धांत किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। रेल, भारत में रेल का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डाक सेवा की प्रारंभ किसके शासन में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, संगमरमर एक उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है? कायंत्र चट्टान का है, अपसादी चट्टान का है या आग्नेय चट्टान का? चट्टानें होती है 3 प्रकार की, एक होती है आग्नेय, दूसरी होती है अपसादी और तीसरी होती है कायंत्रित होती है। अपसादी क्या होती है? जो लावा या मेग्मा से निर्मित होती है, उनको बोलती है अपसादी। ठीक है। आग्नेय चट्टानों का अपर्दन व अपक्षय होता है। तो कौन बनती है बेटा? अपक्षय और अपर्दन होता है तो क्या बनती है? अपसादी चट्टानें बनती हैं। और अपसादी चट्टानें क्या होती है? दाब एवं ताप के परिवर्तन के कारण किसका निर्माण होता है? कायंत्रित का। तो राइट आंसर क्या होगा? संगमरमर के उदाहरण किसका है? कायंत्रित चट्टान का है। किसका चट्टान का है बेटा? कायंत्रित चट्टान का क्या हो जाएगा? हमारा एक उदाहरण हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रिपीट हो गया क्वेश्चन। राइट आंसर कौन होगा बेटा? डी ऑप्शन होगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही नहीं है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में क्या है? आल्प्स है। उत्तरी अमेरिका रॉकी, यूरोप है एटलस और एशिया में है एंडीज है। तो ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका का आ जाएगा राइट आंसर क्या? रॉकी। देखिएगा, अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं क्या बेटा? रॉकी। क्या बोलते हैं? रॉकी पर्वत कहते हैं। ठीक है। दूसरा याद करना दक्षिण अमेरिका। क्या याद? दक्षिण अमेरिका में जो पर्वतमाला उसको बोलते हैं क्या? हम एंडीज पर्वतमाला। क्या बोलते हैं बेटा? हम एंडीज पर्वतमाला। तीसरा याद रखना है क्या? हमारा यूरोप में है, उसको बोलते हैं क्या? हम आल्प्स। क्या बोलते हैं बेटा? आल्प्स बोलते हैं, आल्प्स पर्वतमाला। हम बात करेंगे किसकी? हम दक्षिण अफ्रीका की। किसकी बात करेंगे बेटा? दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी वो क्या ना, सबसे पर्वतमाला है, उसको बोलते हैं क्या? हम एटलस। क्या बोलते हैं बेटा? हम एटलस कहेंगे। हम बात करेंगे किसकी? एशिया महाद्वीप की। किसकी क्या देंगे? एशिया। और एशिया की पर्वतमाला को बोलते हैं क्या? हम हिमालय। क्या बोलेंगे बेटा? हम हिमालय कहेंगे। और छठवीं जो है ऑस्ट्रेलिया की जो पर्वतमाला है, ऑस्ट्रेलिया की जो पर्वतमाला है इसको बोलते हैं क्या? हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या श्रेणी कहते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका की कौन है? रॉकी। दक्षिण अमेरिका की एंडीज। यूरोप की कौन है? आल्प्स। दक्षिण अफ्रीका की एटलस। एशिया की है कौन सी? हिमालय। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका की कौन है? रॉकी पर्वतमाला। क्या है? रॉकी पर्वतमाला है। ओके, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है? समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण बताना है। समीर को रंग बनना है और मेहर को चित्र बनाना है। देखो, जब चित्र बनाएगा तभी तो वो रंग भरेगा ना, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है? विधानसभा के अध्यक्ष की गलत, विधानसभा के परिषद की गलत, राज्यपाल की बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पद पर रह सकते हैं। और राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान रखना, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? याद रखना, कौन? राज्यपाल होता है। कौन होता है बेटा? राज्यपाल होता है। ओके, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है वो करते कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के किस आधार पर होती है बेटा? तो ध्यान रखना, क्या? निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? नौकरी की सुरक्षा देने वाले उदाहरण क्या होगा बेटा? दिहाड़ी मजदूर। क्या होगा हमारा? दिहाड़ी मजदूर। अगला क्वेश्चन, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश लगाते हैं, वह कहलाती है। बेटा, एक शून्यकाल होता है, एक होता है प्रश्नकाल होता है, एक कौन होता है? ध्यान आकर्षण। तो ए बी सी कहाँ गया? ये तीनों होते हैं ए बी सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होगा, बिल्कुल सही है। अप्रस्तुता का उन्मूलन कर दिया गया, बिल्कुल सही है। छुआछूत का अंत हो गया है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, मंदिर, मस्जिद, कुओं, मेले, ठीक है, पार्क, हर जगह जा सकता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सब सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बंधुओं, अगला क्वेश्चन, अगला, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो बौद्ध धर्म के संघ के जो भिक्षु एवं भिक्षुणु हैं उनमें विनय पिटक, ध्यान रखना है, किसमें बेटा? विनय पिटक में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और सूत्र पिटक में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दीक्षाएं, बौद्ध धर्म की क्या है बेटा? सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं दीक्षाएं, बौद्ध धर्म की क्या है? शिक्षा एवं दीक्षाएं। और भिक्षु एवं भिक्षुणुओं के लिए जो ग्रंथ है वो कौन है बेटा? विनय पिटक है। तो राइट आंसर क्या होगा? विनय पिटक होगा। ओके, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं? जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो ऐतिहासिक, उनको बोलते हैं बेटा क्या? संग्रहपाल कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, या पुरालेखापाल कहते हैं, या कैलीग्राफ या सुलेख कहते हैं। तो बेटा उनको बोलते हैं क्या? पुरातत्वविद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। यह सदैव राजनीति जीवन से बंधी थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, आप लोग मुझे जरूर बताना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्म को चुनौती दी। पुजारी वर्गों का उपवास उड़ाने के द्वारा, अविभाजितों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, या धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति के उपदेश देने द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा क्या? पुजारी वर्गों का उपवास उड़ाने के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति के उपदेश देने द्वारा से। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेनरी डिराजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के
नेता थे। पहली क्लास में भी बता चुके हम इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कौन, यंग बंगाल आंदोलन। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो हमारे आज के इतने प्रश्न थे, तो हमारे आज के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो आपका एग्जाम कब है, 21 अगस्त को है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी तैयारी को गति दें और टेस्ट को जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना। और हमारा जो ऐप है उसको आप जल्दी से जल्दी क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना। ओके, तब तक के मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।